Hi students, welcome back to VRC part 6 reading comprehension. So today as previously mentioned we'll be solving some passages and we'll see how we go about them. Alright, कैसे strategize करेंगे हर question के attempt को and we'll try to solve it in a minimum time possible. Alright, चीज़ें समझते हुए चलेंगे और कैसे चीज़ें solve होंगी in a timely manner ये भी आगे समझते चलेंगे. And at the end of the video, please stay till the end of the video because there will be certain some tips for you to solve all the questions that come in VARC. All right, a collective summary of all the things will be given. All right, चलिए start करते हैं. First passage से the brain is a magnificent organ, but it is also vulnerable to subversion by external forces, including foreign governments or industrial interests, making it our Achilles heel. Indeed, one wonders if today's consciousness movements are providing the neuromuscular output of an undermined mind. It doesn't take an army of neuroscientists to misdirect public brain power on matters of environmentalism, in particular recycling. Like carnival hucksters looking for marks, industry can just make use of natural human inclinations and free markets. The aim is simple: create new cultural institutions where people can deposit their attention far away from the real issues, which are the relentless market forces ड्राइविंग प्लास्टिक्स कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन. देखिए ये किस चीज़ के ऊपर है, हमको टॉपिक देखते हैं. टॉपिक देखिए लगेगा कि ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं ना. अगर हम इसको पढ़ेंगे तो पढ़ने से ऐसा लग सकता है कि ये ब्रेन के बारे में बात कर रहा है, बट इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रेन. इट इज़ टॉकिंग अबाउट what it is talking about today's consciousness on what it is talking about, consciousness on plastic consumption. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशन वेयर पीपल कैन डिपॉजिट देयर अटेंशन फार अवे फ्रॉम द रियल इश्यूज. दैट मीन्स द मेन इशू हियर बीइंग टॉक्ड अबाउट इज प्लास्टिक्स कंजम्पशन. मतलब एनवायरमेंट रिलेटेड है, एनवायरमेंटल पैसेज है. देखिए अपने ना चीज़ें, अपनी एक्लीज हील ढूंढिए. यहाँ पर दिया हो ना एक्लीज हील. एक्लीज हील क्या है? अपनी खामियां ढूंढिए, अपनी कमजोरी ढूंढिए. अलग अलग टाइप के पैसेजेस करेंगे तो आपको पता चलेगा अलग अलग टाइप के पैसेजेस में से आपका कमजोर एरिया कौन सा है. तो जिससे कि आप अगली बार क्या करोगे, देखिए पहली टिप आ रही है, अगली बार आप क्या करोगे, जब पैसेजेस पढ़ोगे कैट में पहला पैराग्राफ पढ़ा, आपको समझ आया तो कर पाओगे, नहीं समझ आया तो आगे बढ़िए दूसरे पैसेज पर. सिंपल. और आपको भी पता चल जाएगा ना किस टॉपिक से है, किस थीम से है, तो आपको पता होगा कि मैं कर सकता हूँ नहीं, कहीं मेरा एक्लीज हील तो नहीं आ गया मेरे सामने. एक्लीज हील आ जाए मतलब कमजोरी आ गई, दैट मीन्स मैं मान के चलता हूँ कि 4 में से 2 ही अटेम्प्ट करवाऊंगा. अब 2 क्वेश्चन के लिए 8 मिनट कौन देगा? हटाइए, आगे चलिए, आगे बढ़िए, आगे कोशिश करके देखते हैं, नहीं हुआ तो वापस आके देखेंगे. ठीक है, क्या बोल रहा है? ब्रेन इज अ मैग्निफिसेंट ऑर्गन बट इट इज ऑल्सो वल्नरेबल टू सबवर्जन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इंक्लूडिंग फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट, मेकिंग इट आवर एक्लीज हील. इंडीड वन वंडर्स इफ टुडेज कॉन्शियसनेस मूवमेंट्स आर प्रोवाइडिंग द न्यूरोमस्कुलर आउटपुट ऑफ एन अंडरमाइंड माइंड. दैट मीन्स ब्रेन बहुत अच्छा ऑर्गन है, लेकिन ये फिर भी मिसडायरेक्ट कर दिया जाता है बहुत आसानी से. कैसे आसानी से मिसडायरेक्ट कर दिया जाता है? एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा. कौन सी फोर्सेस? लाइक फॉरेन गवर्नमेंट्स या इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट. तो ये हमारी कमजोरी भी बन जाता है. जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है वो हमारी कमजोरी बन जाता है. क्यों? एक आदमी ये सोचने लगता है कि भाई जो कॉन्शियसनेस मूवमेंट आजकल चल रहे हैं वो क्या न्यूरोमस्कुलर आउटपुट दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे. वो क्या कर रहे हैं? इट डजंट टेक एन आर्मी ऑफ न्यूरोसाइंटिस्ट टू मिसडायरेक्ट पब्लिक ब्रेन पावर. पब्लिक की जो ब्रेन पावर है उसको मिसडायरेक्ट करने के लिए न्यूरोसाइंटिस्ट की जरूरत नहीं है. कौन से मैटर पे? एनवायरमेंटलिज्म के मैटर पे, पर्टिकुलरली रिसाइकलिंग. मतलब प्लास्टिक से रिलेटेड, एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है, एनवायरनमेंट सांस नहीं ले पा रहा, इस मैटर पे से मिसडायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, आगे देखते हैं. लाइक कार्निवल हकस्टर्स लुकिंग फॉर मार्क्स. कार्निवल हकस्टर्स का मतलब है कि जो लोग मेले में दूसरों को ठगने के लिए बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं? वो अपने मार्क ढूंढते हैं. दैट मीन्स वो ऐसे लोग ढूंढते हैं जो उनके बहकावे में आ जाएं, वो उनको मतलब वो उनको छल सकें, वो उनसे पैसे निकाल सकें किसी भी तरीके से. ठीक है,
इंडस्ट्री कैन जस्ट मेक यूज ऑफ नेचुरल ह्यूमन इंक्लिनेशन एंड फ्री मार्केट्स, मतलब कि जो ह्यूमन इंक्लिनेशन है और जो मार्केट है आपके सामने, इंडस्ट्री खाली उसी को इस्तेमाल करके लोगों के अटेंशन को मिसडायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? द एम इज सिंपल। किसका एम है ये एम है इंडस्ट्रीज का, गवर्नमेंट्स का। Create a new cultural institution where people can deposit their attention far away from the real issues, which are the relentless market forces driving plastic consumption and production. It means आपके attention को एक अलग जगह डाइवर्ट किया जा रहा है। कहाँ डाइवर्ट किया जा रहा है? बहुत दूर। किस चीज़ से बहुत दूर? कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो प्लास्टिक कंजम्पशन को बढ़ावा दे रही है। लिखा है ना, फ्रॉम द रियल इश्यूज विच आर द रिलेंटलेस मार्केट फोर्सेज, रिलेंटलेस मार्केट फोर्सेज, ठीक है, बेकाबू मार्केट फोर्सेस ड्राइविंग प्लास्टिक कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और प्लास्टिक कंजम्पशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसी जगहों से हमारा दिमाग कहाँ डाइवर्ट कर दिया जा रहा है? दूसरी जगह पे। अ प्राइम एग्जांपल इज 1971 crying Indian advertisement that promoted the idea that people's littering was the main cause of environmental degradation. Few knew that the ad campaign was funded by a non-profit called Keep America Beautiful, a wolf in grandma's polyester Sunday best. That non-profit was in fact funded by the polyester industry and other American pie institutions such as Philip Morris and Coca-Cola. Speaking of pies, these are the same tactics the food industry later adopted to persuade the public that lack of exercise was the culprit in the growing obesity epidemic. The industry took an ounce of truth and added pounds of flesh, on unsuspecting American people until they became too big not to fail. एक एग्जाम्पल दिया है, क्राइंग इंडियन का एक एडवर्टीजमेंट आया था 1971 में, जिसमें एक बच्चा रोता हुआ दिखाया गया होगा या कोई इंडियन रोता हुआ दिखाया गया होगा। उसने क्या प्रमोट किया? उसने प्रमोट यह किया कि लोग जो कूड़ा फैलाते हैं, लिटरिंग, वो मेन कारण था किसका? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। बहुत कम लोग ऐसा जानते थे कि कैंपेन किसने फंड किया था। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको बोलते हैं कीप अमेरिका ब्यूटीफुल। अ वुल्फ इन ग्रैंडमास पॉलिएस्टर संडे बेस्ट, मतलब कि एक भेड़िया, ठीक है, एक भेड़िया छल कपट कर रहा था। दैट नॉन प्रॉफिट वाज इन फैक्ट फंडेड बाय द पॉलिएस्टर इंडस्ट्री। पॉलिएस्टर इंडस्ट्री ने फंड किया था उसको। और किसने किया था? फिलिप मॉरिस और कोका कोला ने। अगर हम बात करें पाइज की, तो यही टैक्टिक्स यूज होती हैं कहाँ? फूड इंडस्ट्री में बाद में यूज की गई, लेटर अडॉप्टेड टू परसुएड, लोगों को बताने के लिए और उनको समझाने के लिए कि भाई तुम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो इसलिए तुम मोटे हो रहे हो, यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग फैट, ओबेसिटी एपिडेमिक। द इंडस्ट्री टुक एन आउंस ऑफ ट्रुथ। इंडस्ट्री ने क्या किया? एक छोटा सा सच लिया, थोड़ा सा, उसमें बहुत सारा झूठ मिलाया, एडेड पाउंड ऑफ फ्लैश ऑन अनसस्पेक्टिंग अमेरिकन टिल द टाइम दे वर टू बिग नॉट टू फेल। मतलब कि उन्होंने थोड़ा सा सच लिया, बहुत सारा झूठ मिलाया, और ये ऐसा तब तक करते गए, कौन से? अनसस्पेक्टिंग, जिन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था ऐसे अमेरिकन के साथ। कब तक? जब तक कि वो कंपनीज इतनी बड़ी हो गई कि अब वो फेल ही नहीं हो सकती। आगे चलते हैं। द बेस्ट वे टू वार्म अप द ट्रूथ अबाउट प्लास्टिक्स, अब प्लास्टिक्स पर आ गए हम, वो एक एग्जाम्पल था। द बेस्ट वे टू वार्म अप ट्रूथ अबाउट प्लास्टिक्स इज टू लुक एट द कोल्ड नंबर्स। अगर हम सच्चाई जानना चाहते हैं तो हार्डकोर फैक्ट्स देखने पड़ेंगे, हार्डकोर नंबर्स देखने पड़ेंगे। द प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज अ $600 बिलियन अ ईयर business that contributes to a $1.2 trillion a year business in plastic product. मतलब कि 1.2 बिलियन ट्रिलियन $1.2 ट्रिलियन पर ईयर बिजनेस मिलता है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के थ्रू। दिस इज हार्डकोर फैक्ट्स। और इंडस्ट्री कितने डॉलर्स की है? दैट इज $600 बिलियन। And the demand for plastic is expected to grow by an additional 40% over the next decade. अगले 10 सालों में 40% और डिमांड बढ़ जाएगी। The American Chemistry Council estimates that to meet rising demand, $186 billion is being invested in 318 new projects to increase plastic production. इसका मतलब क्या है कि जो डिमांड बढ़ेगी 40%, उसका
उसको मैच करने के लिए 138 बिलियन 186 बिलियन डॉलर्स आर बीइंग इन्वेस्टेड इन 318 न्यू प्रोजेक्ट्स टू इंक्रीज प्लास्टिक प्रोडक्शन। मतलब प्लास्टिक प्रोडक्शन बढ़ाओ, क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ने वाली है, इसलिए। एनवायरनमेंट गया भाड़ में, वो बाद में देखेंगे। रीसाइक्लिंग सर्व्स द इंडस्ट्रीज इंटरेस्ट इन एटलीस्ट 2 इंपॉर्टेंट वेज। रीसाइक्लिंग इंडस्ट्री के दो तरीके से इंटरेस्ट को सर्व करती है। कैसे? पहला, रीसाइक्लिंग पार्शियली diffuses people's anger by giving them a sense that they have done their part in the environmental movement, right? From the industry's perspective, giving the public this sense of control is essential, since the plastics industry, since feeling a lack of control inspires people to grab torches and pitchforks. यहाँ तक पढ़ते हैं पहले, राइट? रिसाइकलिंग इंडस्ट्री 2 तरीके से काम करती है इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है? कैसे? पहला, रिसाइकलिंग क्या करती है? लोगों का आधा गुस्सा हटा देती है। क्यों? क्योंकि आदमी ये सोचता है कि मैंने एनवायरनमेंट को बचा लिया। क्यों? मैंने पॉलिथीन उसी डब्बे में डाली जहां पर पॉलिथीन डालनी थी। क्यों? क्योंकि वो रिसाइकिल हो जाएगी। रिसाइकलिंग इज द बेस्ट प्रोसेस, ठीक है? तो अब हुआ क्या, ये कंट्रोल देना जरूरी था पब्लिक को इंडस्ट्रीज के मुताबिक। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर इनको कंट्रोल नहीं दिया गया पब्लिक को, पब्लिक के हाथ में अगर कंट्रोल नहीं आया, तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक सड़क पर उतर आएगी। पब्लिक विल कम आउट ऑन स्ट्रीट्स टू प्रोटेस्ट, राइट? तो ये दिया है ना, इंस्पायर्स पीपल टू ग्रैब टॉर्चेस एंड पिचफोर्क्स। तो हमको ये समझना है कि ये प्रोटेस्ट की बात कर रहा है, इससे मेटाफर यूज किया हुआ है। Second, recycling is a way for the plastics industry to socially engineer a free public labor force that contributes to the industry's sustainability. अच्छा, recycling क्या है? फ्री लेबर मिल रही है रिसाइकलिंग से उनको इकट्ठे नहीं करवाने पड़ रहे प्लास्टिक अपने आप पहुंच जा रहा है उनके पास रिसाइकलिंग के लिए, ठीक है? सस्टेनेबिलिटी, और उससे वो आराम से बढ़ते जा रहे हैं। एन ओल्ड सेइंग वॉन्स, डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। ऐसे हाथ को मत काटिए जो आपको खाना खिला रहा है। Well, don't bite the mouth that don't feed the mouth that bites you. अब ऑथर क्या बोल रहा है कि भैया ऐसे व्यक्ति को खाना मत खिलाओ जो तुम्हारा हाथ काट रहा है, ठीक है? ये तर्क कुतर्क वाली बात है, सरकाजम वाली बात है। देयर इज मोर, बहुत सारी चीजें और हैं। रिसाइकलिंग हैज फ्रॉम स्क्रैच क्रिएटेड $200 billion a year इंडस्ट्री दैट हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ मिसडीड्स। मतलब कि $200 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है 1 साल की, जो कि बहुत सारे मिसडीड्स के लिए उसको, मतलब बहुत सारी गलत चीज़ों के लिए अक्यूज किया गया, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए। एज एन इंडस्ट्री दैट एम्प्लॉयज 500,000 people in the United States, it may already have become too big to fail. मतलब कि 5 लाख लोगों को एम्प्लॉय करने वाली ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब ये फेल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 5 लाख लोग फिर जाएंगे कहाँ, नौकरी कहाँ करेंगे? एंड इट विल मोस्ट लाइकली कीप गेटिंग फेड, और ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि वो चलती ही रहे। इफ एनीथिंग, द रेस टू द बॉटम nature of misaligned interest leads the market to find the worst possible outcome for the recycled plastic. मतलब कि जो recycled plastic होते हैं उसका सबसे बुरा यूज जो हो सकता है वो ढूंढा जाता है। आगे बढ़ते हैं। Without embracing the principles of inclusive stakeholding, self-expanding beasts can corner the public into double blinds like this. मतलब कि बिना स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड किए, यानी कि बिना जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके बिजनेस में, बिना उनको इंक्लूड किए सेल्फ एक्सपैंडिंग बीस्ट, मतलब इंडस्ट्रीज की बात हो रही है या कंपनीज की बात हो रही है, कैन कॉर्नर पब्लिक इनटू डबल ब्लाइंड्स, लोगों को डबल ब्लाइंड में डालती है। कैसे? इफ़ यू डोंट रिसाइकिल यू कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर आप रिसाइकिल नहीं करते हैं तो आप एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप रिसाइकिल करते हैं तो आप इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में। क्यों? दैट मीन्स इफ यू आर गिविंग समथिंग फॉर रिसाइकलिंग, दैट मीन्स यू आर गिविंग मोर फॉर प्रोडक्शन, राइट? इट्स नॉट अनलाइक व्हाट हैपेंस when 100 million viable possibilities are winnowed down into 2 damned if you do and damned if you don't presidential candidates. It's like कि भैया
आपके पास दो चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज थी, खाली दो ही चीज़ें बची हैं। करोगे तो मरोगे, नहीं करोगे तो भी मरोगे, राइट। मतलब कि इसको दोगे, इसको वोट दिया तो भी ये चोर है, इसको वोट दिया तो भी ये चोर है, देखना ये कम चोर कौन है, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन। विद द स्पेशल मेंशन ऑफ क्राइंग इंडियन एडवर्टीजमेंट द राइटर वांट्स टू। क्राइंग इंडियन का जो एडवर्टीजमेंट है वो किस लिए दिया था ऑथर ने? पहला, एग्जिबिट द क्विंटेसेंशियल सिंबल ऑफ एनवायरमेंटल आइडियलिज्म, ये नहीं है। आइडियलिज्म की तो बात नहीं की। इलस्ट्रेट द पैकेजिंग इंडस्ट्रीज एम्ब्रेस ऑफ इकोलॉजिकल वैल्यूज, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका इंटेंडेड फोकस कुछ और था। थर्ड, एम्फेसाइज ऑन द फियर ऑफ पैकेजिंग इंडस्ट्री। पैकेजिंग इंडस्ट्री क्यों? क्योंकि हम प्लास्टिक की बात करें तो पैकेजिंग इंडस्ट्री उसमें आती है। एम्फेसाइज ऑन द फियर ऑफ पैकेजिंग इंडस्ट्री इसलिए क्यों? क्योंकि अगर वो डरते नहीं, इफ दे वर नॉट स्कैर्ड, उन्होंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि आपको ये आपके दिमाग में ये डाल दिया जाए कि आप फैलाते हैं चीजें, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल देना इसलिए जरूरी था, अगर कंट्रोल नहीं दिया तो वो प्रोटेस्ट के लिए उतर आएंगे, राइट। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। फोर्थ, प्रोवोक द गिल्ट कॉन्शियस ऑफ द व्यूअर्स एंड अर्ज देम टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली फॉर द पोल्यूटेड एनवायरमेंट। देखिए ये हमारा आंसर हो सकता है फोर्थ भी, लेकिन फोर्थ और थर्ड में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड? फोर्थ वन ओनली टॉक्स अबाउट प्रोवोकिंग, राइट। ये प्रोवोक नहीं कर रहा, दिस इज नॉट प्रोवोकिंग एंड अर्ज देम टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली। रिस्पॉन्सिबली एक्ट करने के लिए नहीं था उसका मेन इंटेंशन। मेन इंटेंशन था हमसे ध्यान हट जाए, हमसे ध्यान हट के उसको लगे कि नहीं मैं अपने एनवायरमेंट के लिए सब कुछ कर रहा हूं। दैट मीन्स इट वॉज द फियर ऑफ पैकेजिंग इंडस्ट्री। सो आंसर इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट वाली बात आ गई है, दैट मीन्स हम एलिमिनेट करते चले जाएंगे जो भी हमारे पैसेज में है उसको। पहला, रिसाइकलिंग एंड ग्रीन कंज्यूमरिज्म हैव प्रोवाइडेड अमेरिकन्स विद अ थेरेप्यूटिक डोज ऑफ एनवायरमेंटल होप। देखिए एनवायरमेंटल होप तो नहीं मिल रही कहीं पे भी, राइट। तो ये हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। देर आर हार्डली एनी साइन ऑफ कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमर्स और इंडस्ट्रीज एक्टिंग रिस्पॉन्सिबली टुवर्ड्स environmentalism. This is true. This is given in the passage. We know that. Third, the campaigns launched by industries apparently advocated environmental activism and personal responsibility when it comes to tackling pollutions. Apparently बोला है ना कि उन्होंने किया तो यही, अंदर की भावना की बात नहीं की है, तो this is also there in the passage. Fourth, the companies ensured to preach that it was not their responsibility to be more focused on sustainable practices. That is also true. उनका ये था कि भैया गलती तुम कर रहे हो, तुम गंदा खा रहे हो, तुम मोटे हो रहे हो, कोई ये नहीं सोच रहा कि गंदा तुम बना क्यों रहे हो, राइट। सो दैट इज वाई आवर आंसर बिकम्स ए। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। द राइटर ऑफ द पैसेज वुड एग्री ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट the answer to pollution is simply a matter of how individuals acted in their daily lives. daily lives के बारे में बात नहीं की है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। सेकंड, the role of industry in polluting the landscape is significant. ये बिल्कुल मानते हैं, पैसेज में दिया हुआ है। the need to rely on the industry to look for alternatives and police itself is hardly set up. this is true. there is nowhere it is given, right. Fourth, people need to be made aware of the role of individual action in polluting the landscape. People need to be made aware of the role in individual action in polluting the landscape. This is true. This should happen, right. क्यों? क्योंकि would agree बोला है ना, मतलब के ऑथर किस किस चीज से अग्री करेगा, जरूरी नहीं है पैसेज में दिया हो। ऑथर का थॉट हमको सोचना है, उसके इन लाइन विद द पैसेज क्या, इन लाइन विद द ऑथर्स थॉट क्या है, ये तीनों चीजें बनेंगी। फर्स्ट वाला नहीं होगा, दैट इज व्हाई दिस इज आवर आंसर। क्यों? क्योंकि सिर्फ इंडिविजुअल्स डेली लाइफ में कैसे एक्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इट इज द इंडस्ट्रीज दैट नीड टू वर्क अपॉन दिस। दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द पैसेज। चलिए, डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, वेल डोंट फीड द माउथ दैट बाइट्स यू। In this sentence, the author's tone can best be described as
ऑथर की टोन डिस्क्राइब करनी है, ऑथर करना क्या चाहता है इस सेंटेंस के थ्रू। पहला एनालिटिकल, क्या वो कुछ चीजें एनालाइज कर रहा है? नो, दिस इज नॉट एनालिटिकल। सेकंड, इंडिग्नेंट एट द इंडस्ट्रीज प्लॉय ऑफ इंश्योरिंग इट्स सस्टेनेबिलिटी। हो सकता है ही इज गुस्सा, हॉस्टाइल, गुस्सा आ रहा है उसको किस चीज पे? इंडस्ट्री के टैक्टिक्स पे। क्यों? क्योंकि वो अपनी सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोच रही है इंडस्ट्री, ठीक है। ह्यूमरस, ह्यूमर की तो बात नहीं है। Satirical by exposing the industry's attempt at leveraging public's growing environmental consciousness into misdirection. अच्छा, satire भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि we know that कि भैया he is angry, but he is not hostile in nature, तो ये कट गया, आंसर बचा satirical। उसने क्या बोला कि वो, ये लाइन थी कंपनीज की तरफ से, डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, और हमने सटायर दिया कि वेल डोंट फीड द माउथ दैट बाइट्स यू, इसलिए सटायर हो गया। सटायर इज मॉकिंग समवन, mocking someone in metaphorical sense। देखिए ये चीज़ें आपको लिखते रहना चाहिए सो दैट यू रिमेंबर कि क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, ये टोन्स भी हैं इसमें, एक दो चीज़ें फिगर ऑफ स्पीच में भी आती हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, हमारा सेकंड पैसेज आ गया। देयर वर ओनली 4 क्वेश्चंस, तो एक बार क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं दोबारा से। फर्स्ट का आंसर होगा 3, emphasize on the fear of the packaging industry, crying Indian। रीजन, उनको डर ये था कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो भैया प्रोटेस्ट करने आ जाएंगे, इसलिए। सेकेंड, recycling and green consumerism have provided Americans with a therapeutic dose of environmental hope। environmental hope उनको नहीं मिली है, therapeutic dose हो सकता है but it has not been provided। बाकी सारी चीजें दी हुई हैं पैसेज में। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो राइटर ऑफ द पैसेज वुड एग्री ऑन द ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स। फर्स्ट की बात करें तो आंसर टू पोल्यूशन इज सिंपली अ मैटर ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स एक्टेड इन देयर डेली लाइफ। ऑथर ये कभी नहीं कह रहा, ऑथर तो उल्टा ये बोल रहा है कि इन्होंने मिसडायरेक्ट किया हुआ है लोगों को, इंडस्ट्री की गलती है, राइट। द रोल ऑफ इंडस्ट्री इन पोल्यूटिंग द लैंडस्केप इज सिग्निफिकेंट। बाकी सारी चीजें ऑथर अग्री कर जाएगा, इससे अग्री नहीं करेगा। डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, वेल डोंट फीड द माउथ दैट बाइट्स यू। हमने पहले ही पैसेज के टाइम पे, जब आपको याद हो, हमने पैसेज के टाइम पे बोला था दैट दिस इज सटायर, सो दिस इज सटायरिकल इन नेचर, नॉट इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट इज मोर हॉस्टाइल इन नेचर, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है पैसेज उसको पढ़ते हैं, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑन थर्सडे रिलीज updated drone rules 2021 for public consultation, which will finally replace the unmanned aircraft system rules 2021. I urge that these regulations were so draconian that any hope we might have had for a drone renaissance, that means freedom of expression, liberalization, had become vanishingly slim last week in what can only be described as an unprecedented volte-face. The ministry repealed the regulations it had issued a scant 4 months previously, replacing them with a far more progressive framework. हुआ क्या है ये बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने क्या किया, ड्रोन के रूल्स निकाले, कुछ ड्रोन फ्लाइंग से रिलेटेड रूल्स निकाले। क्यों? क्योंकि आप ड्रोन्स बिना परमिशन, बिना रूल्स के नहीं उड़ा सकते हैं। उसमें ऑथर का क्या कहना है? आई अर्ज लिखा हुआ है ना, तो दिस इज ओपिनियन ऑफ द ऑथर, ठीक है। उसका ये कहना था कि भाई ये रेगुलेशंस बहुत ही गलत हैं और ये सारी हमारी होप खत्म कर देगी ड्रोन लिबरलाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन लास्ट वीक क्या हुआ? लास्ट वीक में उन्होंने अचानक से सारे फ्रेमवर्क चेंज कर दिए एंड थोड़ा सा प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क लाने की कोशिश की है। डिजिटल स्काई विल होस्ट अ डिटेल्ड एयर स्पेस मैप, तो डिजिटल स्काई जैसा कुछ उन्होंने लॉन्च किया होगा। विल होस्ट अ डिटेल्ड एयर स्पेस मैप फॉर ड्रोन ऑपरेशंस दैट विल डिवाइड द एंटायर कंट्री इनटू रेड, येलो एंड ग्रीन जोन्स। 3 जोन में बांटा जाएगा सारे कंट्री को, रेड, येलो एंड ग्रीन।
प्रायर परमिशंस विल ओनली बी रिक्वायर्ड फॉर ड्रोन ऑपरेशंस इन द येलो एंड रेड जोन. सिर्फ येलो और रेड जोन में पहले से परमिशन चाहिए ड्रोन उड़ाने की, अदरवाइज आपको ड्रोन उड़ाने की परमिशन नहीं चाहिए. Because the airspace map for drone operations will be programmatically accessible, drone pilots will be able to load their proposed flight plan directly onto the portal to determine whether the path they intend their drones to traverse will require prior approval. अब होगा क्या कि जो ड्रोन पायलट्स हैं वो अपना पाथ डिजिटल स्काई पर अपलोड करेंगे, उनको पता चल जाएगा क्या उनको पहले से परमिशन लेनी है या नहीं. सिंपल बनाना है हमको पैसेज को. नेक्स्ट, द न्यू ड्रोन रेगुलेशंस विच स्ट्राइव फॉर लिबरलाइजेशन. देखिए ड्रोन रेनेसांस क्या है, लिबरलाइजेशन से रिलेटेड आगे ना. जो नए ड्रोन रेगुलेशन जो लिबरलाइजेशन चाहते हैं, स्ट्राइव कर रहे हैं, ऑल्सो रेफर टू अ नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज विच इवन दो अनलाइकली टू बी इन प्लेस व्हेन द रूल्स कम इनटू फोर्स कुड वेल बी इम्प्लीमेंटेड सून. ऐसी टेक्नोलॉजीज लाने की बात कर रहे हैं जो कि अभी है नहीं जब रूल्स इंप्लीमेंट होंगे, लेकिन कुछ समय में आ सकते हैं. दीज इंक्लूड जियो फेंसिंग टू एंश्योर दैट अ ड्रोन ओनली फ्लाइज विद इन अ स्पेसिफाइड सेट ऑफ जियो स्पेशियल कोऑर्डिनेट. दैट मीन्स जियो फेंसिंग का मतलब है कि एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहां पर ड्रोन सिर्फ उसी एरिया के अंदर, उसी बाउंड्री के अंदर उड़ेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा. रियल टाइम ट्रैकिंग बीकन्स टू कॉन्स्टेंटली ट्रांसमिट लाइव एक्शन स्पीड, लोकेशन एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ड्रोन. दैट मीन्स आपको लाइव पता चलता रहे अथॉरिटीज को कि कौन सा ड्रोन कहां पर है, कितनी हाइट पर है, कितना दूर है, कितनी स्पीड से चल रहा है. And the no permission, no takeoff technology I have spoken of before, that will completely automate flight approvals in yellow and red zones. I have spoken of. That means author has given support to no permission, no takeoff technology. That means ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए कि अगर परमिशन नहीं मिली है तो ड्रोन टेक ऑफ ही ना करे. अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर में ही इंड्यूस्ड होना चाहिए कि अगर आपके पास परमिशन नहीं है और आप येलो और रेड जोन में जा रहे हैं तो आप उड़ ही नहीं पाएंगे, आप ड्रोन नहीं उड़ा पाएंगे. यू नीड टू कंसिडर दैट इन एज वेल, राइट? Also imminent is a framework for drone traffic management that will facilitate the creation of drone corridors, potentially even through red and yellow zones that can be used by drone delivery companies and emergency services. Also there's one more framework that is being proposed कि भाई जो ड्रोन कंपनीज और जो कार्गो वाली चीज़ करना चाह रहे हैं ड्रोन के साथ एक्सपेरिमेंट, उनके लिए कॉरिडोर बन जाए, मतलब कि सड़क बन जाए हवा में कि भैया ड्रोन इसी रास्ते जाएगा, इसी रास्ते आएगा. और कहाँ पर बनेगा ये? रेड एंड येलो जोन में. आगे, बट एज मच एज दीज न्यू रेगुलेशंस आर एन इम्प्रूवमेंट ओवर दोज दे आर अबाउट टू रिप्लेस, देर आर स्टिल अ नंबर ऑफ इश्यूज दैट कुड डू विद मोर क्लैरिटी. माना कि ये बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हैं जिन ऑन द रूल्स विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, बट देर इज अ लॉट मोर क्लैरिटी रिक्वायर्ड ऑन अ नंबर ऑफ problems that still persist in the drone rules. For instance, even though the definition of red and yellow zones have been spelled out in the regulation, we will need to wait till physical areas are actually delineated before we can confirm the extent to which drone operations have actually been liberalized. मतलब कि रेड और येलो की डेफिनेशन उन्होंने बता तो दी है, लेकिन फिजिकल मैप पर जब एक बार मैप बन जाएगा रेड और येलो जोन्स का, तब पता चल पाएगा कि ड्रोन लिबरलाइजेशन के लिए इन्होंने कितना काम एक्चुअली फिजिकली किया है इन रियलिटी. आगे, red zones are defined as those areas over which drone flight will be permitted only under exceptional circumstances, where yellow zones are those within which drone pilots have to coordinate their operations with a relevant air traffic controller. That means red zone तो ऐसी जगह होगी जहां उड़ ही नहीं पाओगे, बहुत स्पेशल सर्कमस्टांस में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी. येलो जोन ऐसा है जहां पे आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा एयर ट्रैफिक कंट्रोल. एयर ट्रैफिक कंट्रोल इज ATC, जो कि प्लेन फ्लाइट्स, जो कि फ्लाइट कंट्रोलिंग के लिए यूज होता है. फ्लाइट्स जो उड़ती हैं उसके रेडियो कम्युनिकेशन को हैंडल करते हैं वो लोग. ठीक है, आगे. आइडियली, काफी बड़ा पैसेज है. आइडियली इट इज only over airports where drones can interfere with aircraft operations. In real terms, this would mean a restriction over the physical perimeter of the airport and areas around it where planes on their final descent are low enough for drone collision to pose a real risk, given that the ceiling for drone operation is anyway 400 feet. The yellow zone need not extend any further than 5 km from an airport's boundary wall,
as no aircraft will be lower than 1000 feet above ground level beyond that point. कहने का मतलब ये है कि एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन आराम से उड़ जा के अंदर ड्रोन अलाउ नहीं होगा, हो सकता है उसके बाहर ही अलाउ होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाहर कोई भी प्लेन 1000 किलोमीटर से कम ऊंचाई पर नहीं रहता और ड्रोन सिर्फ 400 किलोमीटर तक ही, सॉरी 400 फीट की हाइट तक ही उड़ पाते हैं, राइट? अकॉर्डिंग टू रूल 33, एनी फेलियर टू कंप्लाई इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 10(2) of the Aircrafts Act 1934. Any provision that stipulates up to 3 months of imprisonment for offenders, given how broadly it has been worded, even a minor infraction could land a drone operator in jail. मतलब कि आपने जिस हिसाब की वर्डिंग रखी हुई है अपने रूल्स की, अपने सेक्शंस की, अपने रेगुलेशंस की, उस हिसाब से कोई भी छोटी सी गलती किसी भी व्यक्ति को, ड्रोन ऑपरेटर को जेल में डाल सकती है। फर्दर, द हेवी डिपेंडेंस ऑन इंडियन प्लेयर्स ऑन देयर फॉरेन काउंटरपार्ट्स of Indian players on their foreign counterparts and the scope for foreign investment in this area requires further liberalization of the sector. यानी कि अभी इंडियंस जो हैं फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आना है वो ड्रोन लिबरलाइजेशन के लिए क्या करता है फ्यूचर में, वो आगे चल के देखा जाएगा। फाइनली, while it is indeed condemnable that almost all compliance obligations are intended to be fulfilled through a portal, until we actually see digital sky in operation, we will not know if the procedures will be automatic and truly presence-less or still make space for regulatory discretion. इसका मतलब माना कि almost सारी चीज़ें जो कि बोली गई हैं वो सब आपकी जो हैं ऑटोमेटेड बताई जा रही हैं, लेकिन जब तक डिजिटल स्काई एक्चुअली नहीं आ जाता, जब तक कि डिजिटल स्काई एक्चुअली नहीं आ जाता, रोल आउट नहीं हो जाता, तब तक हम नहीं पता लगा पाएंगे कि भाई क्या होने वाला है और क्या रेगुलेटरी डिस्क्रिप्शन के लिए जगह फिर भी बचेगी, मतलब कि क्या डिसीजन विल बी टेकन बाय humans at that time as well, right? Fourth, even with these shortcomings, there isn't a cause for much concern. We must not forget that in framing these rules, the government took the unprecedented step of rescinding its earlier draft based on public feedback. I have no doubt that it will have no hesitation addressing these remaining few issues once they have been pointed out. मतलब कि the author is condemning, the author is praising the government कि भाई इन्होंने पहले वाले रूल्स अपने वापस ले लिए हमारे फीडबैक के बेसिस पे। मानता हूं कि जो चीज़ें आएंगी उसमें भी गलतियां होंगी, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट उनको इंप्रूव करे ऑन द बेसिस ऑफ आवर फीडबैक दैट विल बी गिवन इन द फ्यूचर। Question number 5, that is question number 1 of this paragraph. Passages of the following which would have added least depth. Depth की स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पे, ठीक है। Least depth to the author's argument of the updated drone rules, मतलब के सबसे ज्यादा कम वैल्यू कौन सी स्टेटमेंट ऐड करेगी ऑथर के आर्ग्यूमेंट के लिए अपडेटेड ड्रोन रूल से रिलेटेड। पहला, स्पेशल प्लानिंग हैज लॉन्ग बीन अ पावरफुल मीन्स ऑफ लिमिटिंग नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, मतलब के जो स्पेस से रिलेटेड प्लानिंग है वो बहुत ही ज्यादा, जो स्पेस से रिलेटेड प्लानिंग है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल रही है। क्या लिमिट करने के? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को लिमिट करने के लिए बहुत यूजफुल रही है। सेकेंड, विद द एम ऑफ मेकिंग इंडिया अ ड्रोन फ्रेंडली नेशन, द ड्राफ्ट रूल्स अबॉलिश द नीड ऑफ वेरियस अप्रूवल्स। दिस विल एड डेप्थ टू द ऑथर्स स्टेटमेंट, बिकॉज उन्होंने बात की है ना कि भाई हमको, उन्होंने बात की तो है कि हमारे लिए कौन सा एरिया मिलेगा हमको ड्रोन उड़ाने के लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। और जब डिमार्केशन हो जाएगा रेड और येलो जोन का तभी हम क्लियरली बता पाएंगे। तो दिस एड्स, राइट। तो जो वेरियस अप्रूवल्स हैं उसमें बोला ना कि डिस्क्रिशनरी अप्रूवल्स की जरूरत पड़ सकती है इवन आफ्टर ऑटोमेशन। तो अगर ये स्टेटमेंट आ जाएगा तो इट एड्स नॉलेज, इट एड्स वैल्यू टू दैट आर्ग्यूमेंट। Third, the Ministry of Civil Aviation has unveiled the draft drone rule 20 based on trust, self-certification and non-intrusive monitoring. मतलब कि ये तो जो ऑथर चाहता है वही है, सेल्फ सर्टिफाइड हैं,
नॉन इंट्रूसिव मॉनिटरिंग के बेसिस पर उन्होंने ड्राफ्ट रूल्स बनाए हैं, बाकी आगे देखा जाएगा. फोर्थ, देयर विल बी मिनिमल human interface on the digital sky platform and most of the permissions will be self generated. This is related to second statement कि सारी permissions ज़्यादातर self generated होंगी. Maximum placement and digital sky will be totally automated. That means conditions will be pre-fed into the system. तो ये सारा हम डेप्थ ऐड करेगा. दिस विल नॉट एड डेप्थ. क्यों? क्योंकि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज के बारे में बात हो नहीं रही है, यहां पर बात हुई है ड्रोन लिबरलाइजेशन के बारे में. ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग माइट हैव रिसीव्ड फ्लैक फ्रॉम द राइटर ऑफ द पैसेज. फ्लैक इज क्रिटिसिज्म. ठीक है, याद रखिए, दिस इज क्रिटिसिज्म. रेस्ट्रिक्शंस ऑफ ड्रोन. अब इसमें क्या लिखा है पहले वो देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग माइट हैव रिसीव फ्लैग. अगर ऐसा कुछ होता तो किस क्रिटिसिज्म कौन सा स्टेटमेंट झेलता ऑथर का. ठीक है, हाँ, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ ड्रोन ऑपरेशंस ओवर एयरपोर्ट्स. ड्रोन ऑपरेशंस एयरपोर्ट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन, ये तो वो मान ही रहा है. सेकंड, मैंडेटिंग द ईयरली रिन्यूअल ऑफ कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एयर वर्दीनेस एंड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. हर साल रिन्यूअल होना चाहिए सर्टिफिकेट का एयर वर्दीनेस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का. हो सकता है कि इससे इसको ना मानता हो. आगे देखते हैं कि अगर बाकी चीज़ों को मान रहा होगा तो हम मान सकते हैं कि सेकंड हमारा आंसर हो. नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ड्रोन ऑपरेशंस बाय फॉरेन ओन्ड कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया. दिस इज ट्रू. वो ड्रोन लिबरलाइजेशन की बात कर रहा है तो इसको क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा. सेकंड. फोर्थ, द गवर्नमेंट्स बोल्ड अप्रोच टू प्रमोट द यूज ऑफ द ड्रोन एंड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इसके साथ इसमें क्रिटिसिज्म नहीं मिलता ऑथर का. सो द आंसर विल बी 2. Author has been praising the government on its efforts to drone liberalization. For drone liberalization, जिस तरीके के उन्होंने रूल्स बनाए वो ड्रोन लिबरलाइजेशन के लिए ठीक है ऑथर के हिसाब से. आगे चलते हैं. Which of the following can be logically implied as the objective of the writer? Objective of the writer. The setting up of a regulating body. The setting up of a regulating body to oversee the monitoring of drones by incorporating within them a no permission, no takeoff module. This was one of the objective. Facilitation of investment in drone technology in India. Again, this was one of it. Development of drone corridors for cargo delivery and drone promotion to facilitate a business-friendly regulatory regime. This is also true. But the triumph of drone liberalization. वो उसका मेन मुद्दा क्या था? ड्रोन लिबरलाइजेशन की. भैया ड्रोन्स को फ्रीडम दी जाए. और फ्रीडम कैसे मिल जाएगी? इन तीनों के थ्रू मिल जाएगी. ये तीनों यहां पर इसमें कवर हो जाएंगे. ऑल दीज 3 गेट एनकैप्सुलेटेड इन पॉइंट नंबर 4. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन 4 विल बी आवर आंसर. Which of the following if true will undermine. देखिए आगे हमारा वीकनिंग क्वेश्चन. क्रिटिकल रीजनिंग. will undermine मतलब will weaken the purpose of the new drone rules. नए ड्रोन रूल्स को कौन सा स्टेटमेंट वीक करेगा? उसके पर्पस को कौन सा स्टेटमेंट वीक करेगा? फर्स्ट, द गवर्नमेंट हैज अ लिस्ट ऑफ एरियाज फॉर विच इट वुड अलाउ जनरेशन ऑफ जियो स्पेशियल डेटा. दैट मीन्स गवर्नमेंट के पास एक लिस्ट है जिसके लिए वो जियो फेंसिंग बनाने का एरिया अलाउ कर देगी. दिस कैन नॉट अंडरमाइन. सेकेंड, द डिविजन ऑफ जोन्स नेसेसिटेट ड्रोन फ्लाइट्स इन वर्चुअली एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री फॉर प्रायर अप्रूवल. मतलब कि जो डिवीजन होगा एरियाज का वो इस तरीके से होगा कि कंट्री में आप कहीं पर भी ड्रोन उड़ाइए इंडिया में, हर जगह आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा. तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि कर सकता है. थर्ड, द एविएशन मिनिस्ट्री इजंट रियली इक्विप्ड टू अप्रिशिएट द लीगल नुआंसेस अराउंड द legitimate expectations of privacy that exists above 100 meters. The aviation ministry isn't really equipped to appreciate the legal nuances around the legitimate expectation privacy that देखिए privacy that exists above 100 meters. एविएशन मिनिस्ट्री के पास लीगल nuances ऐसे नहीं है जो कि उसको
लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, उसको एक्चुअल एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइवेसी दे दें जो 100 मीटर के ऊपर होती है, तो दिस विल नॉट वीकन इट, दिस विल वीकन इट, बट इतना ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि हम लीगल मैटर्स पर अभी पहुंचे ही नहीं हैं। फोर्थ, द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रैफिक जैम्स दैट में कंजेस्ट द अर्बन स्पेसेस। अर्बन स्पेसेस में ट्रैफिक जैम सड़क पर हो सकता है, वो तो अभी भी हो रहा है, अब वो रोड वाले जाने, एयर वाले क्या जाने बेचारे। तो आंसर शुड बी 2. The division of zones necessitate the drone flights in virtually every part of the country for prior approvals, right? तो चलिए दोस्तों, अब हम एक जल्दी से ये देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने कवर की और क्या क्या चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। ठीक है, आरसी में हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे हम चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव होगी, हमारी रीडिंग स्पीड कैसे इंप्रूव होगी, राइट? हमारी रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए वी हैव गिवन अ 15-day प्लान, करेक्ट? 20-day प्लान फॉर पीपल हु आर लो ऑन मोर लो ऑन रिटेंशन, जो पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे, राइट? उसके अलावा वोकैबुलरी कैसे बिल्ड होगी, हर वर्ड को देखना है, हर वर्ड का सिनोनिम देखना है, हर वर्ड का मीनिंग देखना है, हर वर्ड को लिखना है और हर वर्ड को वापस से सेंटेंसेस फॉर्म करने हर वर्ड के। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कहीं पर भी डाउट आए, किसी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आ रहा है, आगे की लाइन पढ़िए, बाद की लाइन पढ़िए, इसको कहते हैं कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी। आगे की लाइन पढ़िए, पीछे की लाइन पढ़िए, उस वर्ड का मतलब निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर मतलब नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप सिर्फ ये निकाल लीजिए वेदर द वर्ड इज नेगेटिव और पॉजिटिव। बिलीव मी, दिस विल वर्क, दिस विल डू वंडर्स। आप इतना निकाल लीजिए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। दूसरी चीज, जब भी आरसी पढ़ें, डू नॉट फिक्सेट ऑन प्रोनाउंसिंग। आप प्रोनाउंस करने की कोशिश मत करिए हर वर्ड को। डू नॉट ट्राई टू प्रोनाउंस ईच एंड एवरी वर्ड। क्या फर्क पड़ता है, आपको मीनिंग निकालना है। मीनिंग भी नहीं समझ पा रहे तो पॉजिटिव है या नेगेटिव ये निकाल लीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज व्हाट मैटर्स फॉर यू। दूसरी चीज, आपको छोटे छोटे वर्ड्स पर ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, माइट, ऑल, मे बी, ये वाले वर्ड्स जो हैं ये आंसर्स में मिलते हैं। होता क्या है, आपके पैसेज में लिखा हुआ इट माइट बी पॉसिबल और ऑप्शन में लिखा होगा इट इज पॉसिबल, राइट? अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पर इट इज अ पॉसिबिलिटी, यहां दिस इज अ कंफॉर्मिटी। मतलब कि यहां शायद हो सकता है, यहां पर होगा ही होगा। तो देयर इज अ डिफरेंस। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं ये स्किप नहीं करने चाहिए। लोग आपको बताएंगे कि देखिए स्किप कर सकते हैं, आप स्किम कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं ये तीन, देखिए स्किप तो मैं कभी सजेस्ट ही नहीं करता हूं। आई सजेस्ट स्किम एंड स्कैन। वो भी किस सिचुएशन में? उस सिचुएशन में जब आप 2 मिनट में पैसेज पढ़ लें। दैट मीन्स आप 2 मिनट के अंदर पैसेज पढ़ ले रहे हैं एंड दैट इज व्हेन यू डिसाइड कि भाई मैं वापस पैसेज पर जा सकता हूं। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, एक बार ये दिखा देता हूं मैं आपको। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक आ रही है आपकी, अब सबसे इंपॉर्टेंट टिप आ रही है आपकी रीडिंग पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। ठीक है, आपको रीड कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है पैसेज। ठीक है, देखिए सबसे कम टाइम आपको कब लगेगा? जब आप एक बार पैसेज पढ़ेंगे और एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप आंसर निकाल लेंगे, राइट? एक तरीका है फुल पैसेज एंड देन क्वेश्चंस, एक तरीका है पार्शियल पैसेज। अब देखिए ये ऐसी ट्रिक है, आई डोंट नो, हो सकता है किसी ने बताया हो, किसी ने नहीं बताया हो, मैं आपको बताता हूं। आपने एक पैराग्राफ पढ़ा पैसेज, तुरंत क्वेश्चन पढ़िए एक पैराग्राफ पढ़ के, क्या आपका एक पैराग्राफ से आंसर निकल सकता है? अगर निकल सकता है तो आंसर करिए, नहीं निकल सकता तो नेक्स्ट दबाइए। नेक्स्ट दबाने का मतलब है आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, लेकिन आपका पैसेज हर क्वेश्चन पे होता है आपके, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए, अब क्या करना है? अब आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि जो पैराग्राफ आपने पढ़ा था वो वहां से आपको आंसर मिल रहा है या नहीं। अगर नहीं मिल रहा, रीड दी सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ पढ़ने तक आपके दिमाग में फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन दोनों होने चाहिए।
सो दैट यू नो कि अच्छा मेरा उस क्वेश्चन से आंसर निकल जाएगा. ठीक, सेकेंड पैराग्राफ पढ़ लिया आपने. उसके बाद आप नेक्स्ट दबाइए. नेक्स्ट दबा लिया, अगेन रीड द क्वेश्चन वेदर यू आर एबल टू आंसर और नॉट. इफ नॉट, रीड द थर्ड पैराग्राफ. सिंपल. ऐसे करके चलेंगे तो एक बार पैराग्राफ पढ़ेंगे, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, you will be able to solve answer, you will be able to save time on this, right? So this is a very important tip for solving RC. ठीक है, from next class onwards we'll be solving PYQs. ध्यान रखिएगा. Okay, now 2 questions from paragraph from passage 1 I like to give. जो ब्रेन वाला क्वेश्चन था, राइट? मैं यहां पर एक स्लाइड ऐड कर देता हूं. क्वेश्चन नंबर 1. What can be the title of this passage? ठीक है, what can be the title of this passage? Question number 2. What was the most important assumption made by एक सेकेंड. What can be the title of the passage? What was the most important assumption made by author in the passage? ये 2 क्वेश्चंस हैं. इन 2 क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा. आप लोगों को आंसर एक दिन के बाद मिल जाएगा. आफ्टर 24 hours you will get the answer in the comment box itself. We'll pin that comment box on top. All right, but please answer these questions. This will tell you whether you've understood the passage or not properly. ठीक है, दिस विल टेल यू वेदर यू अंडरस्टूड द पैसेज और नॉट. पैसेज को, वीडियो को रोक करके, स्क्रीनशॉट लेकर के, जूम करके पढ़ने की कोशिश करिएगा. ठीक है, दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू सी वेदर you can actually read RC in timely manner or not, or whether you are understanding the reading comprehension of CAT level or not. All right, thank you so much, and remember to study hard, prepare hard, and all the best for all your preparations. Let us meet next time while we are solving the PYQs. Thank you so much. Bye bye.